हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बच्चों कि आप और आपका परिवार सभी लोग स्वस्थ होंगे। और बच्चों 2-3 दिन क्लास नहीं हुई, उसका रीज़न ये रहा कि थोड़ी सी वैक्सीनेशन के कारण जो थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, थोड़ा सा फीवर वगैरह हुआ था तो उसके कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन बेटा अब जो है रेगुलरली क्लास आपकी होगी। तो बच्चों बिल्कुल समय को ना गंवाते हुए हम लोग चलते हैं अपनी पिछली क्लासेस पे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा। पिछली क्लासेस जो हुई थी बेटा वो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ था। ओम्स लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था और ओम ने जो नियम दिया था वो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी कि कुछ अगर छोटे तौर पे बोलें, छोटे मोटे तौर पे बोलें तो वो ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने बेटा बना दिया था V इक्वल टू IR, जहाँ पर R क्या होता था बच्चों, तो जहाँ पर R होता था रेसिस्टेंस। तो बच्चों आज हमें यही पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है कि ये रेसिस्टेंस क्या होता है। तो बेटा आज हम लोग फटाफट से अपने नोट्स निकाल लो और सबसे पहली हेडिंग बच्चों डाल दो रेसिस्टेंस। तो बच्चों रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों आप लोगों को इस रेसिस्टेंस जो वर्ड है इसके अंदर ही देखो एक वर्ड आपको दिख रहा होगा और ये वर्ड आपको दिख रहा होगा रेसिस्ट। और बच्चों रेसिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? रेसिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का विरोध करना। तो ये रेसिस्टेंस क्या होता है? तो बेटा रेसिस्टेंस विरोध करता है। रेसिस्ट माने क्या होता है? विरोध करना। रेसिस्ट का मतलब होता है हिंदी में विरोध करना। इसका मतलब ये जो रेसिस्टेंस है ये क्या करता है? तो बेटा ये रेसिस्टेंस क्या करता है? विरोध करता है, अपोज करता है किसी भी चीज़ का। अब कौन सी चीज़ का अपोज करता है? तो बेटा ये रेसिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। यानी कि रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के अपोज करती है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है। यानी कि ये प्रॉपर्टी नहीं चाहती कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए। तो कंडक्टर की बेटा एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करती है, अपोज करती है, वो नहीं चाहती कि इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाए। ऐसी प्रॉपर्टी को बेटा हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो देखो कोई भी कंडक्टर हो, अगर कोई भी कंडक्टर है तो बेटा कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस जरूर होता है। अब बात आई कि जरा बेटा थोड़े से 12th लेवल की बात है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि रेसिस्टेंस कैसे पैदा होता है किसी भी कंडक्टर में। तो जरा देखो मैं समझाता हूँ आपको एक फिगर के माध्यम से, आप लोग बड़े ध्यान से समझना। ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक कंडक्टर मान लिया बच्चों कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है। ये बच्चों हमारे पास क्या है? ये बच्चों हमारे पास एक कंडक्टर है। और अगर बेटा कंडक्टर है तो किसी ना किसी मटेरियल का बना होगा, या तो हो सकता है कॉपर का बना हुआ हो, या फिर हो सकता है एल्युमिनियम का बना हुआ हो, या फिर हो सकता है किसी भी चीज़ का बना हुआ हो, किसी न किसी मेटल का, किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ होगा। और अगर मटेरियल का बना हुआ है तो बेटा इस मटेरियल के पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, कुछ न छोटे 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 छोटे। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने ये ब्लू कलर से पार्टिकल बना दिए बच्चों। ये मैंने ब्लू कलर से पार्टिकल बना दिए। काय के बेटा? मटेरियल के। कौन सा मटेरियल बेटा? जिससे ये बना हुआ है। कौन बना हुआ है? कंडक्टर बना हुआ है। ठीक, तो ये मत सोचना कि केवल ये कुछ 15-20 ही पार्टिकल हैं, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये केवल कुछ पार्टिकल यहाँ पे बना दिए हैं। तो बेटा ये जो ब्लू कलर से बने हुए हैं ये काय के पार्टिकल हैं? तो मैं यहाँ से ब्लू कलर के एरो से ही दिखा देता हूँ। ये हैं पार्टिकल ऑफ मटेरियल। बेटा यहाँ लिख देते हैं पार्टिकल
ऑफ मटेरियल। ये बेटा मटेरियल का कोई भी पार्टिकल है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर हैं। और बेटा हमने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, हम पिछली क्लास में ये पढ़े थे कि जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देते हैं, और इलेक्ट्रॉन हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को बेटा रेड कलर से। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, रेड कलर से ये इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा रेड कलर से कौन है, ये बेटा रेड कलर से इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे रेड कलर से ही डिक्टेट कर देता हूँ ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतनी सी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये मटेरियल है ब्लू कलर के डॉट, और ये छोटे छोटे रेड कलर के डॉट क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं। और बेटा ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो बेटा ये मैंने ये मान लिया, देखो कंडक्टर का ये वाला टर्मिनल मैंने मान लिया नेगेटिव, और ये वाला टर्मिनल मैंने मान लिया पॉजिटिव। अब बेटा बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बवाल है। बेटा कंडक्टर का जो एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और बेटा जो एंड नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अब बात बेटा ये उठी कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे, ये जाएंगे। तो बेटा मैं इनकी डायरेक्शन को ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से मूव करेंगे, ये इस तरीके से मूव करेंगे, ये इस तरीके से मूव करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और बेटा आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि देखो ये वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बेटा आगे की तरफ मूव करेगा तो बेटा आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये टकरा जाएगा। किससे टकरा जाएगा बेटा, तो ये ब्लू वाले डॉट से। ब्लू वाला डॉट क्या है बेटा, ब्लू वाला डॉट है पार्टिकल ऑफ मटेरियल, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस मटेरियल के पार्टिकल से टकरा जाएगा। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाले ब्लू डॉट से टकरा जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाले ब्लू डॉट से टकरा जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे वाले डॉट से टकरा जाएगा। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जब बेटा वो मूव करते हैं तो वो मटेरियल के पार्टिकल से टकराते हैं, उनका कॉलिजन होता है। और बेटा इस कॉलिजन के कारण जो हमारा चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, उनमें अवरोध उत्पन्न होता है, वो बेचारे फ्लो नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये मान लो कि आप लोगों की दौड़ होनी है बेटा 400 मीटर की, और वो 400 मीटर बेटा आप लोगों को केवल 1 मिनट में निकालना है। और मैं क्या कर देता हूँ, मैं बेटा बहुत भीड़ वहाँ पे इकट्ठी कर देता हूँ, यहाँ पत्थर रख दिया, वहाँ पत्थर रख दिया, यहाँ आदमी खड़ा कर दिया, वहाँ आदमी खड़ा कर दिया, और तुम 10 लोगों से बोला जाए भागो, तो बेटा आपके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, बहुत सारे अवरोधक आएंगे, बहुत सारे अपोजिशन भी आएंगे। अपोज करने वाली बहुत सारी चीज़ें, कहीं पत्थर आ जाएगा, कहीं गिट्टी आ जाएगी, कहीं कोई आदमी ही आपको खड़ा हुआ मिल जाएगा, आप बहुत तेज भाग रहे हो, आदमी आगे आगे आपको रुकना पड़ेगा बेटा, पहले उस आदमी को हटाना पड़ेगा तब जाके आप आगे बढ़ोगे। ठीक इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो बेटा उनके रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं मटेरियल के, और जिसकी वजह से बेटा उनके फ्लो में एक अवरोध पैदा हो जाता है, एक रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी उनके अंदर आ गई कि रेसिस्ट हो जाते हैं, वो अपोजिशन उनके सामने आ जाता है। और जब उनके फ्लो में, उनके बहने में, उनके फ्लो करने में अवरोधक उत्पन्न हो जाते हैं तो बेटा इसी अवरोध उत्पन्न होने को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस।
तो समझ में आ गई ना बेटा रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता, जो पार्टिकल्स हैं मटेरियल के वो बेटा इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अवरोधक यानी कि बाधा उत्पन्न करते हैं, उनसे बार बार टकराते हैं और यही बार बार टकराने से जो चार्ज हैं, चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके फ्लो में अवरोध उत्पन्न होता है, अब वो अपोज उत्पन्न होता है। इसी अपोज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो बेटा रेसिस्टेंस की डेफिनेशन लिख देते हैं। रेसिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक, या फिर बेटा अगर हम लोग बोलें तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग एक और वर्ड बहुत अच्छा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरेंट, और इनहेरेंट का मतलब होता है बेटा नेचुरल। इट इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एक बार मैं स्क्रीन बेटा देख लेता हूं, आप लोगों को सब कुछ दिख रहा है बिल्कुल ऑफ तक। तो इट इज द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर, ऑफ मटीरियल ऑफ conductor by which it can oppose the flow of electric current। इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा दोबारा से हम लोग समझ लेंगे एक बार अपनी इस पूरी डेफिनेशन को। तो बेटा डेफिनेशन क्या है, देखिए, इट इज़ द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरेंट का मतलब नेचुरल, यानी कि रेसिस्टेंस एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होती है काय की बेटा, तो ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होती है कंडक्टर की, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बाय विच, जिसकी वजह से इट कैन अपोज द, ये अपोज करती है, किसका अपोज करती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है। और कैसे पैदा होती है ये प्रॉपर्टी, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं तो वो उस कंडक्टर के मटेरियल के पार्टिकल से टकराते हैं और टकराने की वजह से उनके फ्लो में अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट उत्पन्न होती है। और इसी रुकावट को बेटा क्या बोलते हैं, बेटा इसी रुकावट को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेसिस्टेंस बोल देते हैं। और बेटा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ से बना देते हैं। देखो कल आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था V = IR, बेटा कल का मतलब है पिछली क्लास में, और बेटा यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है R = V/I। और ये R = V/I की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ये R क्या है, रेसिस्टेंस, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और बेटा I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा यहाँ से R का फॉर्मूला बन गया V/I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक बच्चों, ठीक, ये हो गया बेटा हमारा फॉर्मूला। अब बात आती है इसकी SI यूनिट की। तो बेटा इसकी SI यूनिट देखो एक बार हम बनाते हैं SI यूनिट। इसकी SI यूनिट अगर बनाई जाए बेटा तो R बराबर होता है V/I। V की यूनिट होती है बेटा वोल्ट और I की होती है बेटा एम्पियर। तो बेटा इसकी यूनिट बन जाती है वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन बेटा समस्या ये है कि रेसिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर नहीं होती है, ये वाली यूनिट इसकी नहीं होती है। इसको ओम नाम के एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, या फिर इसके बारे में ओम नाम के साइंटिस्ट ने हम लोगों को बताया था बेटा। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन हो जाती है बच्चों, रेड कलर से मैं लिख देता हूं ओम।
इसकी जो यूनिट है बच्चों क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है ओम, यानी कि OHM। और बेटा इस ओम का एक चिन्ह होता है, एक साइन होता है बेटा, वो चिन्ह या फिर साइन क्या है, ये आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं स्क्रीन में कि आप लोगों को साइन दिख रहा है, बिल्कुल साइन आपको दिख रहा है। तो ओम का जो साइन है वो आपके सामने बना हुआ है, ये बेटा ओम का साइन होता है। जैसे कि अगर किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस 5 ओम है तो बेटा हम उसको ऐसे लिखते हैं R बराबर 5 ओम। तो बेटा ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है बेटा ओम। ओके, तो बेटा ये हो गया रेसिस्टेंस। अब एक चीज़ और बेटा जो ओम्स लॉ की बड़ी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V और I का ग्राफ। वो क्या है बच्चों, वो है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V और I का ग्राफ, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। तो बेटा वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कैसा होता है बेटा, वो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। ये वोल्टेज हैं, या फिर बेटा इधर रख लीजिए करंट और बेटा इधर रख लीजिए वोल्टेज। तो बेटा इनका ग्राफ होता है बिल्कुल सीधा, यानी कि लीनियर। कैसा होता है बेटा, लीनियर। यानी कि हमेशा अगर किसी भी एक वायर के लिए वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन अगर बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए एक वायर के लिए, बेटा ये नहीं कि हर बार वायर चेंज कर दो, अगर ग्राफ बनाया जाए तो बेटा वो ग्राफ कैसा बनता है, इस प्रकार से बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता हुआ। ठीक, अब बात आई कि ये जो ग्राफ बना है, पहली बात तो ये जो ग्राफ है वो चेंज नहीं होता। कब चेंज हो सकता है, अगर आपने वायर चेंज कर दिया तो। लेकिन बेटा एक बात और, क्या प्रैक्टिकल कंडीशन में ये जो ग्राफ बनाना है बड़ा मुश्किल है। क्यों है मुश्किल, क्योंकि बेटा ओम्स ने ये कहा था, ओम्स लॉ ने ये कहा था कि हमारा जो ओम्स लॉ है, यानी कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो I है, वो केवल तभी फॉलो करती है जब बाकी के सभी पैरामीटर कैसे हों बच्चों, कांस्टेंट हों। यानी कि लेंथ कांस्टेंट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो, और तुम्हारा एक और चीज़ जो थी वो थी इसके प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन बेटा लेंथ को हम कांस्टेंट कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं, बेटा वो भी हमारे हाथ में है। लेकिन समस्या ये है कि एक चीज़ हमारे बच्चों हाथ में बिल्कुल नहीं है, वो है बेटा प्रेशर और टेम्परेचर। ये बेटा प्रकृति की देन है कि प्रेशर और टेम्परेचर हमारे हाथ में नहीं है, हम इनको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और टेम्परेचर और प्रेशर हर मोमेंट पे बदलता रहता है, इसलिए जब भी आप लोग ओम्स लॉ का आप प्रैक्टिकल करते हैं तो बेटा उसका ग्राफ कभी भी प्योर स्ट्रेट नहीं आता है सारी रीडिंग्स का। कुछ एक रीडिंग का स्ट्रेट आ जाता है, वही हम लोग बना देते हैं। तो बेटा ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बेटा ये तो हो गया फॉर्मूले की मदद से रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना। और बेटा रेसिस्टेंस क्या होता है, वो होता है V अपॉन I, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक बच्चों, और बेटा और ये हो गया V और I के बीच का ग्राफ। अब बेटा एक जो क्वेश्चन जो बोर्ड में आजकल बहुत ट्रेंड में है, जो आजकल काफ़ी देखा जा रहा है, कई सैम्पल पेपर्स में आपको ये उठाओगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बेटा वो क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बड़े ध्यान से, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं आगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो बेटा वो आप देखिए, पहले तो क्वेश्चन देखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए तब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन
हाउ टू कैलकुलेट resistance of conductor by graph between V and I। यानी कि बेटा अगर हमें V और I के बीच का ग्राफ अगर दे रखा हो, यानी कि अगर हमें V और I के बीच का अगर हमें ग्राफ दे रखा हो, मैं थोड़ा सा और छोटा करके लिख देता हूँ, बाई ग्राफ बिटवीन V एंड I, यानी कि तो बच्चों अब इसके बारे में देखो कैसे देखेंगे, जरा ध्यान से समझना बच्चों। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, ये देखो तो ये मान लीजिए बेटा, ये तो मैं ग्राफ दे रखा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मान लो करंट दे रखा है और वाई एक्सिस पे बेटा क्या दे रखा है, वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा जो हमें दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या दे रखा है। बेटा हमें एक्स एक्सिस दे रखा होगा, बेटा हमें वाई एक्सिस दे रखा होगा, क्योंकि बेटा ग्राफ है। देखो ग्राफ की मदद से हमें निकालना है रेसिस्टेंस, तो ग्राफ है तो बेटा एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा। और एक्स एक्सिस पे मान लो बेटा क्या दे रखा है, करंट दे रखा है। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे करंट दे रखा है, किस में दे रखा होगा, एम्पियर में दे रखा होगा। और बेटा वाई एक्सिस पे वी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, वी है बेटा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, किस में दे रखा होगा बेटा, वोल्ट में दे रखा होगा, ठीक। और ये बेटा हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है ग्राफ। अब हम इसका रेसिस्टेंस कैसे निकालें, हमसे पूछा गया कि भैया इसका रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो स्लोप होता है, किसका स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। मैं आपको याद दिला देता हूँ, 9th क्लास में आपने मोशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा होगा। उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करता था, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता था वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताता था कौन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक। अब बात आई कि ये जो दूसरा होता था यानी कि वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता था, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता था, तो बेटा वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो रिप्रेजेंट करता था उस ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को। ऐसे ही बेटा ये देखो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर फॉर्मूला है v अपॉन आई, यानी कि v क्या है, v है वर्टिकल कंपोनेंट और बेटा i क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आ रही है। तो बेटा v क्या है, वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर, i क्या है, हॉरिजॉन्टल यानी कि बेस, और बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, तो बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है स्लोप। क्या होता है, स्लोप। तो बेटा नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लेना। क्या लिख लेना नोट करके, स्लोप ऑफ वी एंड आई ग्राफ, slope of V and I graph represents the resistance of conductor।
स्लोप ऑफ V एंड I ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि V और I ग्राफ का जो स्लोप है बेटा वही क्या रिप्रेजेंट करता है, वही रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टेंस को। और बेटा स्लोप कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। स्लोप का फॉर्मूला होता है बेटा, स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप बराबर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ग्राफ, बिल्कुल आपको अभी मैं सिखाऊंगा, आप चिंता ना करें, अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ग्राफ। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये जो रेसिस्टेंस आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर कभी भी आपके लिए न्यूमेरिकल नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको अभी बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ आपको क्वेश्चन दिखेगा आपके सैम्पल पेपर्स में। अभी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रोसेस भी समझ में आना चाहिए। तो स्लोप बराबर फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बेटा अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, तो देखो बेटा जरा मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो बेटा ये देखो, यहाँ से हमने ऐसे करके इसको मिला दिया, ठीक, तो ये हमने बेटा मिला दिया। ऊपर वाला ये रेड कलर से, ये वाली जो चीज़ है ये हमने दिखा दी बेटा ब्लू कलर से। तो बेटा ये जो है ब्लू कलर से दिखा दी है। अब बात आई कि बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ है, तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, यहाँ से लेके और बेटा ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसको यहाँ ये वाला जो ब्लू कलर वाला कंपोनेंट है बच्चों, ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक बच्चों। और बेटा ये जो रेड कलर का कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है बेटा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये कैसा कंपोनेंट है बेटा, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक। तो इन दोनों का डिवाइड कर दो, रेसिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल, कितना सिंपल है। अब बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है देखो जरा ध्यान से बेटा, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना। क्वेश्चन कैसे बनता है ये बेटा कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया है। अब देखो जरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है बेटा। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, आपको एक ग्राफ, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आपको इसका आंसर खुद से सॉल्व करना है। बिल्कुल इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है बेटा, और इसके आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो बच्चों आपके सामने ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें दो कंडक्टर्स के ग्राफ हैं बेटा। एक का VI ग्राफ ये है, ऊपर यहाँ पर V है और यहाँ पर I है बेटा। ये तो एक कंडक्टर का है और ये दूसरे कंडक्टर का है। ये वाला ग्राफ कंडक्टर A का है और ये वाला ग्राफ कंडक्टर B का है, यानी कि एक ही VI कैरेक्टरिस्टिक में दो ग्राफ बने हुए हैं। यानी कि पहले कंडक्टर का VI ग्राफ ये है, दूसरे B कंडक्टर का ये है ग्राफ। तो मैं ये बताना है किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि विच कंडक्टर हैव हायर रेसिस्टेंस। और बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। इसलिए आप लोग इसका जो आंसर है ये आप लोग बेटा खुद से सॉल्व करें। हम लोग अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और बेटा इसका आंसर निकाल करके आप लोग सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें कि ए वाले कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा या बी वाले कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो बच्चों
ये रहा आज का सेशन। आज हमने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कल बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे कि इस रेसिस्टेंस को अफेक्ट यानी कि किस तरीके से अफेक्ट किया जाता है, किस तरीके से इस पर प्रभाव डाला जा सकता है, किस प्रकार से इस रेसिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। तो बच्चों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और बेटा अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बिल्कुल ये वीडियो शेयर कीजिए, उनकी भी नॉलेज बढ़नी चाहिए, उनको भी उनका किसी भी प्रकार से उनका सिलेबस नहीं रुकना चाहिए। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग नोट कर लें। आपका दिन शुभ हो।